रमाकांत जी के निबंधों और समीक्षात्मक लेखों पर बातचीत करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। उससे पहले दो तीन बातें कि हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी ये होता होगा कि कोई लेखक जिस विधा में सबसे ज़्यादा काम करता है उस लेखक को उस विधा का रचनाकार मान लिया जाता है और दूसरी विधाओं पर जो उसने काम किया है उस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान जाता है लोगों का। जैसे रमाकांत श्रीवास्तव जी ने कहानियाँ ज़्यादा लिखी तो मान लिया गया कि वे मूलतः या मुख्यतः कथाकार हैं और गाहे बगाहे हम उनके दूसरे लेखन पर चर्चा करें। जैसे मैं यहाँ निबंध पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। रमाकांत जी को इससे गहरी आपत्ति है। दरअसल मुझे लगता है कि हिंदी के जो शास्त्रीय किस्म के आलोचक और अध्यापक और जो सुविधाजीवी किस्म के जो आलोचक हैं उन्होंने ये कैटेगराइजेशन किया है कि उससे उनको शोध वगैरह कराने में बड़ी आसानी होती है कि फलाना कवि को पकड़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कविताएं लिखी है तो कविता पर शोध करा दीजिए और उसके बाद इतर लेखन पर शोध करवा दीजिए। तो इस तरह का कुछ एक लेखक के दिमाग में कम से कम नहीं होता। एक लेखक जिस विधा में लिख रहा होता है मूलतः वो उस समय वही होता है। एक कवि यदि उपन्यास लिख रहा है ये भूल करके लिखता है कि वह कवि है, तो कैसे हम कैटेगराइज करेंगे कि यह मूलतः कवि है और इसने उपन्यास लिखे। या एक कहानीकार या निबंधकार, कहानीकार या उपन्यासकार, कथाकार यदि निबंध लिखता है तो वो कभी ये सोच करके नहीं लिखता कि मैं मूलतः कथाकार हूँ और मैं निबंध लिख रहा हूँ। ये तो हम लोग सुविधा के लिए एक सरलीकरण का शिकार होते हुए ये कहते हैं कि ये मूलतः कथाकार है और इसने निबंध लिखा। दरअसल रमाकांत जी को भी इस पर आपत्ति है। मैं वहीं से बात उठा रहा हूँ। उन्होंने नासिर अहमद सिकंदर के ही एक बचपन का बाइस्कोप किताब की समीक्षा लिखते हुए, समीक्षा तो खैर जो है वो है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन इसमें जो पैरा उन्होंने लिखा है, पहले उन्होंने जो आपत्ति जाहिर की उस आपत्ति से ही मैं बात शुरू करता हूँ। उन्होंने लिखा कि इस किताब की भूमिका का शीर्षक लेखक ने एक कवि का गद्य प्रयोजन दिया। इसे पढ़कर मेरे मन में प्रतिक्रिया हुई कि क्या किसी कथाकार का काव्य प्रयोजन भी हो सकता है। वस्तुतः मैं इस तरह की प्रस्तुति से पूरी तरह सहमत नहीं हो पाता कि कवि का गद्य या गद्य लेखक की कविता जैसा कोई वर्ग निर्धारित करते हुए रचना का पाठ तय किया जाए। मुझे लगता है कि रचनाकार उसी विधा का माध्यम अपनाता है जिसमें मंतव्य को सहज आश्रय और विस्तार मिलने की संभावना उसे दृष्टिगोचर। और आगे लंबा पैरा है कि विषय की मांग के अनुरूप एक रचनाकार अपनी विधा निर्मित करता या एक विधा की शरण में जाता। तो रमाकांत जी ने ये कथाकार होने की भूमिका के साथ ये निबंध नहीं लिखे या समीक्षात्मक लेख नहीं लिखे। ये लेख दरअसल एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक और एक संवेदनशील जन की जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए उन्होंने इन निबंधों को लिखा। और ये इस एक जो उनकी किताब है अमिताभ बनाम बुलगाने में, उसकी किताब की भूमिका में भी उन्होंने लिखा है कि पिछले 3-4 दशकों का जो भारत था उस भारत की तमाम झलकियां उनके इन निबंधों में मिली। किताब बाद में छपी और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मैं चाहता तो कुछ सुधार कर सकता था, कुछ और तथ्य जोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि ऐसा करके मैं उस समय मेरे दिमाग में जो प्रतिक्रियाएं उभरी थी, उस समय मेरे दिमाग में जो चीजें उभरी थी उसके साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो इस किताब को मैं रमाकांत श्रीवास्तव जी के जब ये घटनाएं घट रही थी जिसका आधार ये निबंध बने हैं, उस समय एक संवेदनशील नागरिक जो लेखक भी है उसने हस्तक्षेप करना जरूरी समझा और उस हस्तक्षेप को तमाम पत्र पत्रिकाओं में, अखबार में लिखा, जिसका एक ये संकलन बनता। एक और चीज इसमें अब मैं किताब पर आऊंगा कि एक निबंध है इसमें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नीति।
राज्य बन रहा था छत्तीसगढ़ का, उस समय उन्होंने कुछ चिंताएं जाहिर की थी। वो चिंताएं ये थी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तुरंत अलग हुआ और तमाम तरह के अवसर यहाँ उपलब्ध होने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था, मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक या साहित्यिक नीतियाँ थी और जो सरगर्मियाँ थी, ये सरगर्मियाँ गाहे बगाहे छत्तीसगढ़ में भी दिखलाई पड़ती थी। वो तमाम हलचलें यहाँ भी थी। अब जब एक नया राज्य बनेगा, एक नई संस्कृति का निर्माण अकादमियों के माध्यम से, शोध के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा, तो क्या इसकी सांस्कृतिक नीति में स्थानीयता का हस्तक्षेप एक राष्ट्रीय हस्तक्षेप को ओवरलेप तो नहीं कर जाएगा? और स्थानिक आंचलिकता यदि गहरे वैश्विक और राष्ट्रीय और प्रांतीय सरोकारों को या सामाजिक लोक सरोकारों को यदि बाईपास कर दे, तो जाहिर तौर पर किसी भी एक राज्य के लिए ये बहुत मुश्किल माना जाना चाहिए, एक खतरनाक चीज होगी। जो आशंकाएं उन्होंने व्यक्त की थी वो यूं ही हवा में नहीं थी। पिछले 10, 15, 20 सालों का हम यदि छत्तीसगढ़ का इतिहास देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें घटती हैं जिसकी आशंकाएं रमाकांत श्रीवास्तव जी अपने उस निबंध में कर रहे थे। यहाँ के लोगों पर उस तरह से बात नहीं हो रही थी। तो अच्छा है साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ ने इस तरह की एक श्रृंखला शुरू की कि जिसके तहत हम लोग रमाकांत जी पर या राजेश्वर सक्सेना जी पर या प्रभात त्रिपाठी पर या अबीब साहब पर या शानी पर तो से बात कर पा रहे हैं। तो उनकी जो आशंकाएं थी वे आशंकाएं निर्मूल नहीं थी। इसकी गवाह जो है पिछले 20 साल का कम से कम छत्तीसगढ़ है। इस निबंध में ये जो उन्होंने सबसे अधिक लिखा है, मैं सिलसिलेवार कुछ निबंधों की चर्चा करूंगा। सबसे अधिक रमाकांत श्रीवास्तव जी के जो निबंध हैं वो सिनेमा पर है। यदि श्रृंखला भी हम देखें तो लगभग हिंदी फिल्मों में व्यक्तिवाद, हिंदी फिल्मों में हिंसा, जनप्रियता का सुरक्षा कवच या मनोरंजन के नाम पर या जुरासिक पार्क या आगंतुक या गणशत्रु जैसी फिल्मों पर उन्होंने लिखा। और ये 2 कैटेगरी की है। सत्यजीत राय पर 2 दिलचस्प निबंध उनके हैं, आगंतुक फिल्म पर और गणशत्रु। एक महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं सत्यजीत राय पर आगंतुक में लिखते हुए कि सत्यजीत राय ने किताबों पर या साहित्य जो महत्वपूर्ण उपन्यास या कहानी है उन पर सबसे ज्यादा फिल्में बनाई और उस पर्टिकुलर साहित्य में जो कुछ भी चिंताएं थी उसको सेलुलॉइड के माध्यम से उन्होंने उन चिंताओं को विस्तार दिया। और इसीलिए भी सत्यजीत राय को हम अपने समय का एक बड़ा फिल्मकार माना या मानना चाहिए। जब सत्यजीत राय आगंतुक में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सत्यजीत राय को जब हार्ट अटैक दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद बाहर निकलना उनके लिए उस तरह से दौड़ धूप जो युवा दिनों में वो कर सकते थे, उस तरह की दौड़ धूप से वे बचने लगे। और उसके बाद 2 बहुत दिलचस्प फिल्में उन्होंने बनाई, एक 1989 में गणशत्रु और उनकी अंतिम फिल्म आगंतुक, जो गणशत्रु जो है इब्सन के नाटक पर है और आगंतुक उनकी कहानी अतिथि पर है। इन दोनों फिल्मों को यदि देखें, इन दोनों फिल्मों पर यदि हम बात करें तो जिसका उल्लेख भी करते हैं रमाकांत श्रीवास्तव जी कि इन दोनों फिल्मों में जो बांग्ला भद्रलोक का जो एक ताना बाना था, उस ताने बाने पर सेंध लगाने का काम एक तरह से सत्यजीत राय करते हैं। यह जो बांग्ला भद्रलोक का एक किताब मुझे याद आ रही है, द रेस बिफोर सत्यजीत। मैं ये इस किताब का इसलिए भी उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि रमाकांत श्रीवास्तव जी से बातचीत करने के क्रम में पता चला कि सत्यजीत राय की 4 और फिल्मों पर वे एक श्रृंखला लिखने वाले हैं। 6 या 7 फिल्में शायद तय की, जिसमें से 2 लेख प्रकाशित है और वे काम लगातार कर रहे हैं। एक किताब है चांडक सेनगुप्ता की, द रेस बिफोर सत्यजीत, क्रिएटिव एंड मॉडर्निटी इन कॉलोनियल इंडिया। इस किताब में सत्यजीत राय बनने के पहले का जो उनका जो पूरा परिवेश था, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, उस पारिवारिक पृष्ठभूमि पर वो बेहतरीन किताब है। और उसमें ये बताते हैं, उसके
चाणक्य सेन गुप्ता कि नवजागरण की, बांग्ला नवजागरण की एक प्रदीर्घ पृष्ठभूमि जो थी, उस पृष्ठभूमि का सत्यजीत राय के निर्माण में एक महती योगदान। ठीक वैसे ही जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बनने में महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की भूमिका है, लगभग उसी तरह से। अब यदि उस बांग्ला नवजागरण की निर्मित का एक बड़ा सिंबल है, बड़ा प्रतीक है सत्यजीत राय, तो फिर सवाल ये उठता है कि गणशत्रु और विशेषकर आगंतुक में उस बांग्ला भद्रलोक पर क्यों वह सवाल उठाता है? क्योंकि 1990 तक आते आते जो उनके बहुत सारे लेखों में, निबंधों में आता है कि 1980 के का जो दशक था, उस दशक में मध्य वर्ग अपनी उस पूरी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के चलते जिस मानस को उसने अर्जित किया था, उस मानस के का चोगा आवरण उतारने का जो दौर है वो 80 का दशक, जब पूरा का पूरा भारतीय भद्रलोक अपनी उस पूरी नवजागरण की पृष्ठभूमि से अलग होकर के संस्थानीकृत सांप्रदायिकता जो है उसकी शरण में जा रहा था, घुटने टेक रहा था। तब ऐसे में अपने इतिहास को फिर से देखने की जरूरत है और ये सवाल आगंतुक पर लिखते हुए रमाकांत श्रीवास्तव उठाते हैं। उसमें जो मुख्य कैरेक्टर उत्पल दत्त ने जिसका अभिनय किया, उस कैरेक्टर का अभिनेता हमें एक प्रसंग है उसमें कि वह लंबे समय बाद, फिल्म आप देख लीजिएगा, फिल्म की कथा पे नहीं जाएगा, बहुत दिलचस्प फिल्म है, उसको आप देखिएगा। उसमें बहस होती है, एक वकील से बहस होती है और बहस का बिंदु क्या है? यह जो उसका मुख्य पात्र है वह दुनिया घूम करके आया है और लंबे समय तक आदिवासियों के बीच रहा और वह सवाल उठाता है कि जिसे आप सोकार्ड सुसंस्कृत या कल्चर्ड कहते हैं, जिसे आप तयशुदा भद्रलोक या संस्कृतनिष्ठ व्यक्ति मानते हैं, मुझे इस मानने से परहेज। वो कहता है कि मैं लैटिन अमेरिकी देशों में या अफ्रीका में और तमाम जगहों में घूमते हुए बंदर और तमाम तरह के जानवर खाए जो जनरली भारतीय, जिसे हम भारत एक मुख्य भारत कह लेंगे, उसमें इस तरह के प्राणी नहीं खाए जाते। तो कहता है कि मैं बंदर, सांप और वगैरह वगैरह मैंने खाया है, नॉर्थ ईस्ट में तो ये सब होता है। तो उन्हें कहा कि मैंने ये खाया। उस पर वो सवाल उठा और इस सवाल में ये बात उभर करके आती है कि जिसे हम मुख्य धारा बनाम हाशिए का समाज कहते हैं, इस तरह की बाइनरी एक तरह की कॉलोनियल माइंडसेट की निर्मित है कि आप मुख्य हैं और वो पिछड़े हैं। ये तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसमें वो कहता है कि जब मुख्य पात्र इसमें कहता है कि मैं आदिवासियों के बीच में रहा हूं और उनकी जड़ी बूटियों के माध्यम से जब मैं बीमार हुआ तो मैं स्वस्थ भी हुआ। तो ये कैसे तय किया जाएगा कि जो शहरी चिकित्सा जो तंत्र है यह श्रेष्ठ है और उनका जो पारंपरिक चिकित्सा तंत्र है वो पिछड़ा हुआ है? ये बहस 1980 के बाद पूरी दुनिया में ये बहसें उठी है। रणेंद्र के उपन्यास को आप देख लीजिए या महादेव टोप्पे यहाँ बैठे हैं, उनकी कविताएं देख लीजिए, ये तमाम लोग हैं। द स्टोरी टेलर लोसा का नावल है, उसमें भी ये बहस उठाई गई है कि मुख्य बनाम हाशिया या मुख्य बनाम पिछड़ा, ये पूरा नैरेटिव कॉलोनियल माइंडसेट है, साम्राज्यवादी मानसिकता की निर्मित है, जिसका शिकार बना करके, जिसको पिछड़ा कह करके एक लंबे समय तक उन संसाधनों का दोहन किया गया जिस संसाधनों के संरक्षण में अपनी पारंपरिक मेधा से वे उसके संरक्षण में जुटे हुए। तो इस बहस को वे आगंतुक में उठाते और ठीक यही बहस उठाते हैं सत्यजीत राय अपनी फिल्म गणशत्रु में भी, इब्सन के नाटक का आधार लेकर के। बहुत दिलचस्प लेख है, उसमें भी ये बताते हैं कि धर्म बहुत दिलचस्प वाक्य लिखा है कि पूंजी, धर्मतंत्र और सत्ता का गठजोड़ जो है वो कभी भी किसी भी दौर की जनता का सबसे बड़ा शत्रु होता है। पूंजी, धर्मतंत्र और सत्ता, यह वाक्य यूं ही नहीं आया है गणशत्रु पर विचार करते हुए रमाकांत श्रीवास्तव के उस निबंध। हम 80 के बाद का समाज देखें तो उसमें ये तीनों चीजें आ रही हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो,
चाहे गुजरात हो, चाहे बंबई हो, या तमाम, और अब हम जिस दौर में हैं वहां पर आप देखिए कि कारपोरेट पूंजी एक तरह की ऐसी धार्मिकता को मतलब आक्रामक बनाने पर आमादा है जिसमें जन की भलाई की कोई सूत्र नहीं है, बल्कि जन को नष्ट करने की तमाम क्रूरताएं उसमें छिपी हुई है। तो पूंजी, धर्म और सत्ता के इस गठजोड़ को बहुत बेहतर तरीके से रमाकांत श्रीवास्तव जी बार बार न केवल गणशत्रु पर लिखते हुए बल्कि उनके तमाम जो सिनेमा पर लिखे हुए लेख हैं उस लेख में वो करते हैं, और इसमें छोटी चुटकियां लेते हैं। मतलब उनके ऑब्जर्वेशन, उनके इन निबंधों में उनके ऑब्जर्वेशन बड़े सवालों को विश्लेषित करने में बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन उनके महत्वपूर्ण। जैसे वो एक निबंध शीर्षक उसका भूल रहा हूं, इसमें कहते हैं कि क्या आपने प्रवीण तोगड़िया को कभी मुस्कुराते हुए देखा है? अब ये इतना दिलचस्प वाक्य है कि हमारे समय का जो एक आक्रामक सांप्रदायिक छवि वाला या सांप्रदायिकता के विस्तार वाला कोई एक नेता है, उसको हमने लोक में मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मुस्कुराना यदि मनुष्यता की निशानी है, जो कि है, तो फिर यह जो तमाम नेता है मनुष्यता के एक बड़े क्षेत्र से वंचित है, और हम उन्हें अपना नायक बना करके उसके पीछे लड़ने मरने और पागल होने को तैयार है। तो ये सारी चीजें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके रमाकांत श्रीवास्तव जी अपने लेख में एक फिल्मों पर लिखे हुए लेख सचमुच उनके दिलचस्प है। जब व्यवसायिक सिनेमा पर आते हैं, अमिताभ बच्चन पर एक लंबा लेख है उनका, उसमें हम प्रतीक्षा में हैं। अमिताभ बच्चन के तमाम अभिनय वाले पक्ष को वो एनालाइज तो करते ही हैं, लेकिन कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के भीतर जितनी अभिनय क्षमता है, उस अभिनय क्षमता का दोहन उन्होंने खुद भी ढंग से नहीं किया, अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि जब ये लेख लिख रहे थे तब अमिताभ बच्चन ने इस दौर में बुढ़ापे के तमाम शेड्स को जिस तरीके से रखा है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी सिनेमा में और किसी ने इतने बड़े पैमाने पर रखा है। ये लेख तब का है जब अमिताभ बच्चन अभी वो मर्द वर्द वाली छवि में पूरी तरह से बंधा जा चुका था। तो उसमें कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने जितनी जो अभिनय कौशल उसके पास है, उसका पूरी तरीके से दोहन होना अभी बाकी था। जब सौदागर वगैरह में हो रहा था तब चल करके अमिताभ एक टाइट किस्म के अभिनय में वो बंधे से थे। यद्यपि उनके मृदुता, उनके आदर सत्कार, उनके डायलॉग डिलीवरी वगैरह की वो प्रशंसा करते, और इसमें जो सूत्र उन्होंने दिया है बहुत काम का है। मैं खत्म कर रहा हूँ, यदि मुझे दिखाने तो मैंने हमेशा अपना समय छोड़ा, लेकिन दूसरी बार मुझे मौका मिला कि मुझे कुछ चीज दिखा किया हो गया। बस मैं खत्म कर रहा हूँ। तो अमिताभ बच्चन को लेकर के एक निबंध में रमाकांत जी लिखते हैं कि जैसे राज कपूर या दिलीप कुमार या देवानंद नेहरूवियन जो महास्वप्न है, या नेहरूवियन जो इमोशन है, या नेहरूवियन जो मॉडल है, उस मॉडल के सिंबल हैं, उस मॉडल के प्रतीक हैं, अमिताभ बच्चन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वाली जो व्यक्ति केंद्रितता है उसके वह सिंबल है। अब ये सूत्र यह बताता है कि रमाकांत जी ने फिल्मों पर लिखते हुए एक तरह से जो सामाजिक और व्यक्तिगत मनोविज्ञान और एक जो संस्कृति विश्लेषण है उसका काम उन्होंने किया। इधर चल करके बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने तमाम विश्लेषण में जिसे मनोरंजन या व्यावसायिक किस्म की फिल्में कहते हैं उसको एक केस के रूप में लिया है कि यदि ये मनोरंजन प्रधान या व्यावसायिक फिल्में बड़े पैमाने पर यदि जनता के बीच में स्वीकृत हैं तो इसका मतलब जनरुचि और पूंजी दोनों के बीच में कोई एक ऐसा रिश्ता बन रहा है जो मनोरंजन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने इसीलिए विशुद्ध मनोरंजन और स्वस्थ मनोरंजन को के बीच के फर्क को उन्होंने स्थापित किया कि विशुद्ध मनोरंजन जो होगा वह केवल व्यवसाय केंद्रित होगा, उसकी तुलना में जो स्वस्थ मनोरंजन होगा उसका एक पक्ष व्यवसाय हो सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वह जनहित में भी होगा।
इसीलिए जब रामायण सीरियल का वो विस्तार करते हैं, बहुत मतलब दिलचस्प है कि रामानंद सागर लास्ट में आकर के जय जय राम कहते हैं। क्या स्वाभाविक, एक बड़ा अच्छा प्रश्न करते हैं रमाकांत शास्त्रोत्सव में कि रामानंद सागर जो सीरियल के अंत में आकर के जय जय राम करते हैं, क्या अपने स्वाभाविक रूप में वे जब मित्रों से मिलते होंगे तो नमस्कार करते होंगे कि जय जय राम करते होंगे? और यदि नमस्कार करते हो जय जय राम नहीं करते हैं तो इसका मतलब व्यवसाय, पूंजी और लोकप्रियता, ये तीनों चीजें मिल करके उनसे ये काम करवा रहे हैं। तो व्यवसाय जो है वो मनोरंजन को एक विशुद्ध मनोरंजन की टेक्निक में बदल करके उससे जनता की जो सृजनात्मक अभिरुचि है, उस जनता की सृजनात्मक अभिरुचि को खदेड़ देता है और वह मनोरंजन के नाम पर एक ऐसा मनोरंजन बन जाता है जो अंततः एक विकृति की ओर ले जाता है। अभी जब वे फिल्मों पर और ओटीटी वगैरह पर लिखेंगे तो नहीं मालूम उनका इक्वेशन क्या होगा, लेकिन इसमें वो इस बात को बस एक और छोटी सी बात मैं कर दूं, 1-2 मिनट बस खत्म थे। जुरासिक पार्क पर एक बहुत दिलचस्प उनका एक निबंध है, फिल्मों पर लिखा। मैं तमाम और दूसरे लेखों को मजबूरी में छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। फिल्मों पर जुरासिक पार्क पर उन्होंने लिखा। जुरासिक पार्क फिल्म पर में मिलते हैं, जो आप में से शायद बहुत लोग जानते होंगे कि स्पिलबर्ग ने जुरासिक पार्क और सिंड्रेला फिश दोनों साथ बनाए फिल्म, दोनों 1993 में संभवतः दोनों फिल्में आई। और ये कहा जाता, मुझे कहीं में पढ़ रहा था कि स्पिलबर्ग जो है सवेरे के सेट में सिंड्रेला फिश पर काम कर रहे हैं तो शाम के सेट में वो जुरासिक पार्क कर रहे हैं, दोनों पर एक साथ। और आप जानते हैं कि एक फिल्म सेकंड वर्ल्ड वार पर है और दूसरा फिल्म जो है वो जिसमें एक डायनासोर को फिर से जीवित किया जाता है। इस निबंध में बहुत सारे सवाल उठाए कि साइंस फिक्शन नहीं है, इसकी पूर्ति करती है और मनोरंजन एक स्वस्थ मनोरंजन है और उसका जीवन अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अंडे में मेल का वो जीन डाला गया था लेकिन उसने अपना फीमेल भी क्रिएट कर लिया वगैरह। एक लेकिन मुझे लगता है कि जुरासिक पार्क बहुत एक फिलोसॉफिकल फिल्म है कि जो चीजें सभ्यता के विकास क्रम में बहुत पीछे छूट गई हैं, यदि उन चीजों का पुनर्निर्माण किया जाएगा तो अंततः एक खतरनाक परिणति भी उसकी हो सकती है। डायनासोर छूट गए हैं, उसको आप फिर से लाएंगे, जैसे मध्यवर्ती कबीलाई युद्ध छूट गया है, उनको आप फिर से भीड़ तंत्र वाले में लाएंगे तो खतरनाक चीज बन जाएगा। मुझे लगता है कि जुरासिक पार्क और ये लिंचिंग, मॉब लिंचिंग दोनों को मिला करके भी देखना चाहिए। मॉब लिंचिंग कबीलाई समाज का एक प्रतीक था और अब चल करके हो रहा, कितना खतरनाक हम जानते। तो जुरासिक पार्क इसलिए बहुत फिलोसॉफिकल फिल्म है और उसी अंदाज में रमाकांत जी ने इस फिल्म को एडवाइस किया। तो बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, कुछ समीक्षाएं और है जिनका जिक्र करना चाहता था लेकिन समय हो गया। बहुत शुक्रिया।